अपने फ्लैट से निकलकर वो लिफ्ट में गया और लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। वो अपनी धुन में नीचे चला जा रहा था। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला, इसके बाद उसने सामने जो नज़ारा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने और कोई नहीं, उसकी अपनी मौत खड़ी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे सबसे बदनाम क्रिमिनल होने का खिताब हासिल है। आमतौर पर दाऊद इब्राहिम जब किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था तो इसके लिए वो अपने किसी न किसी पंटर की मदद लेता था, लेकिन आज हम जिस क्रिमिनल की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उसे मारने के लिए दाऊद इब्राहिम खुद सामने आया। मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए लोग उसे बिगड़े नवाब के नाम से जानते थे। उसका पूरा नाम समद अब्दुल रहीम खान था। शॉर्ट में इसे समद पठान भी कहते थे। उसे अपनी बेशर्मी, शॉर्ट टेम्पर और बेरहम नेचर के लिए जाना जाता था। अपनी उम्र के 28 साल में ही उसने क्राइम की दुनिया में बदनामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड अपनी एक पीढ़ी का समय गुजार चुका था। उसने हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई के काले कारनामों को देखा था, इनका गवाह बन चुका था। लेकिन अब वक्त था नई पीढ़ी के उदय का। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धीरे धीरे पिछला ग्रुप कमजोर होता चला गया। हाजी मस्तान चुप होकर बैठ गए, वर्दा भाई साउथ इंडिया चले गए, रह गई करीम लाला। तो उनकी अगली पीढ़ी जुर्म की दुनिया में अपने उस्तादों के कान काटने में लगी थी। इन्हें पठान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे। दूसरा जो ग्रुप था उसके लीडर अभी अभी अंडरवर्ल्ड में अपने हाथ पांव चला रहे थे। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी। इन लोगों ने भी मुंबई में स्मगलिंग के लिए हाथ पांव मार और फाइनली गुजरात के समुद्र तट पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। जहां से ये अवैध सामान की तस्करी किया करते थे, उसे मुंबई में लाया करते थे। पठान गैंग में समद खान का नाम सबसे ऊपर उछल रहा था। वो पैसा लेकर हत्याएं करने का काम किया करता था और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस दौर में उसे सुपारी किलिंग की बदौलत अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। वो एक सुपारी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की लिया करता था, यानी अपने समय का वो सबसे महंगा सुपारी किलर था। आपको बता दें कि समद खान को लोग करीम लाला की वजह से जानते थे, क्योंकि वो करीम लाला के सगे भाई रहीम खान का सगा बेटा था। समद खान जब भी कोई अपराध करता था उसे करीम लाला से भी जोड़कर देखा जाता था। इससे करीम लाला का तो नाम डूबता ही था। पुलिस भी समद खान के नाम से करीम लाला को ही परेशान किया करती थी। अपराध समद किया करता था, मगर पुलिस समद के बारे में पूछताछ करने के लिए करीम लाला को उठाकर थाने ले जाया करती थी। समद एक हत्या करके फरार था और पुलिस ने करीम लाला को थाने बुला लिया। उसके साथ ही लाला को यह वार्निंग दी गई कि अगर समद ने सरेंडर नहीं किया तो समद के साथ लाला को भी जेल भुगतनी पड़ेगी। पुलिस लाला को भी एक्यूज बनाने की तैयारी कर रही थी। करीम लाला ने थाने से ही हाजी मस्तान की सारी बातें बताई। हाजी मस्तान के जरिए यह बात समझ तक पहुंच गई। फाइनली समद इस शर्त पर सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया कि उसे जल्द ही जेल से छुड़ा लिया जाएगा। इसके बाद समद ने सरेंडर किया और लगभग 2 महीने बाद उसकी बेल हो गई। बेल पर बाहर निकालने के बाद वो एक बार फिर अपने पुराने रास्ते पर आ गया। मारपीट, हत्या, लूट, अवैध वसूली जैसे काम करने लगा। समद पठान कितना खतरनाक और बेरहम था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि समद ने एक बार मिस्टर जैन के नाम से सुपारी दी। जिसने पैसे दिए वो मिस्टर जैन को मरवाना चाहता था। उसने जानकारी दी कि मिस्टर जैन इस समय मुंबई के बांद्रा स्थित सी रॉक होटल में रुके हुए हैं। ये सी रॉक वही होटल है जहां साल 1993 में दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी की मदद से पाकिस्तान की ISI ने धमाके करवाए थे। अपने टारगेट की लोकेशन मिलने के बाद समद सीधा होटल सी रॉक के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर जैन के रूम नंबर के बारे में पूछा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने नंबर देने से मना कर दिया। तो समद ने सीधे सीधे अपनी बंदूक निकाली और रिसेप्शन काउंटर पर रख दी। बंदूक देखकर उस रिसेप्शनिस्ट की हवा टाइट हो गई। उसने तत्काल अपना रजिस्टर खोला, उसमें से मिस्टर जैन के नाम से एक नंबर चेक किया और समद को एक रूम नंबर की जानकारी दे दी। इसके बाद समद खान वहां से चला गया। वो अपने अड्डे पर आकर रात होने का इंतजार करने लगा। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मुंबई अपनी रफ्तार पर दौड़ रही थी और उसी रफ्तार से समद खान होटल सी रॉक की तरफ जा रहा था। होटल में पहुंचने के बाद वो कॉरिडोर से होता हुआ सीधा सीधा मिस्टर जैन के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से दरवाजा खुला, लेकिन समद ने सीधे सीधे दरवाजे को धक्का दिया और वो मिस्टर जैन के कमरे में जबरदस्ती दाखिल हो गया। समद के साथी भी उसके साथ ही थे। अंदर आते ही उन्होंने सीधे सीधे मिस्टर जैन को पीटना शुरू कर दिया। वो जैन को पीटते जा रहे थे और मिस्टर जैन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं हूं वो मुझे कूट क्यों रहे हैं। थोड़ी देर बाद समद ने अपने साथियों को रोका और उसने मिस्टर जैन से कहा कि अपने पूरे कपड़े उतारो। अचानक हुई इस मार पिटाई से मिस्टर जैन की हालत पहले ही खराब हो गई थी। उन्होंने सोचा कि जैसा ये कहते हैं वैसा करते जाएं तो शायद जान बच जाएगी।
उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। इसके बाद समद खान ने बॉलीवुड के गाने प्ले करना शुरू कर दिया और मिस्टर जैन से बोला कि बस अब इन गानों पर नाचते चले जाओ, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक तुम्हारी जान बची रहेगी। मिस्टर जैन के पैर लगातार नाचते रहे मगर उनकी सांस फूलती रही। यह सिलसिला सुबह तक चला। फिर फाइनली समद खान ने मिस्टर जैन के गले में अपना बेल्ट फंसाया और उनकी गला घूंटकर हत्या कर दी। इसके बाद सभी वहां से चले गए। इतना बड़ा कांड करने के बाद जब समद पठान अपने अड्डे पर आया तो उसने न्यूज़पेपर देखा। न्यूज़पेपर देखते ही वो हैरान रह गया। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था, क्योंकि जिस व्यक्ति की उसे सुपारी दी गई थी उसने उसे छोड़कर किसी और निर्दोष व्यक्ति को मार दिया था। मरने वाला व्यक्ति किसी टेक्समैको कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। उसका पूरा नाम SK जैन था, जबकि जिस व्यक्ति के नाम से उसने सुपारी दी थी उसका नाम रणवीर जैन था। समद खान को अपनी इस गलती पर काफी गुस्सा आ रहा था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस तरीके की मिस्टेक काफी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक मानी जाती है। एक सुपारी किलर के लिए किसी और को मार देना उसकी अपनी इमेज के लिए भी खतरनाक माना जाता है। उसने इस गलती को सुधारने का डिसीजन लिया। एक बार फिर वो होटल सी रॉक गया। उसने वहां अब रणवीर जैन का रूम नंबर पता किया और इस बार अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अपने सही टारगेट रणवीर जैन को निपटा दिया। यह तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। असल में समद पठान इंसानियत के नाम पर कलंक था। जो लड़की उसे पसंद आ जाती वो उसके साथ काफी हैवानियत भरे तरीके से पेश आता था। बलात्कार करने से पहले उसे अपने जुर्म का एहसास ही नहीं होता था। समद खान अक्सर सोनिया महल नाम के एक डांस बार में जाया करता था, जहां वो शराब के साथ बार बालाओं के साथ डांस का मजा लिया करता था। आपको बता दें कि सोनिया महल मुंबई का पहला डांस बार हुआ करता था। वहां वो अक्सर अपने साथी अंजुम पहलवान के साथ जाता था और स्टेज पर नाच रही लड़कियों में से किसी एक को पसंद करता और अपने साथी से शर्त लगाता था कि आज वो इसी के साथ रात गुजारने वाला है। डांस बार में नाचने वाली लड़की राजी हो या ना हो, अगर वो समद खान की शर्त का हिस्सा बन गई तो डेफिनेटली उसे समद पठान अपने बिस्तर तक ले जाता था। आपको बता दें कि डांस बार में नाचने वाली हर लड़की जिस्म बेचने वाली वैश्या हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ लड़कियां केवल नाचने के इरादे से वहां आती थी ताकि कुछ पैसे कमाई जा सके। मगर शराब के नशे में लोग जब इन लड़कियों का डांस देखते थे तो उन्हें उनके साथ रात गुजारने की भी इच्छा होती थी। इसी तरह एक बार समद खान अपने साथी अंजुम के साथ सोनिया डांस बार में नाच देख रहा था। अचानक उसे स्टेज पर नाचती हुई एक लड़की पसंद आ गई। उसने उस लड़की को सबके सामने स्टेज से ही उठा लिया और अपने साथ ले गया। सारे के सारे लोग केवल देखते ही रह गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी समद खान को रोक सके। समद उस लड़की को वर्सोवा के एक फ्लैट पर ले गया। यह फ्लैट उसके गर्लफ्रेंड का था। उसने वहां उस लड़की के साथ कई बार जबरदस्ती की, जबकि उसका साथी अंजुम इस फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था। कई घंटे बाद जब समद बाहर निकला तो लड़की उस फ्लैट के भीतर ही थी। दूसरी तरफ ये लड़की जब अपने घर नहीं पहुंची तो लड़की के पिता ने पता लगाया कि उसकी बेटी कहाँ है। तब उसे पता चला कि वो तो सोनिया महल बार में डांस करती है। आपको बता दें कि वो लड़की एक रेलवे एम्प्लॉय की बेटी थी जो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में डांस बार में नाचने जाया करती थी। उसे लड़की का पिता सोनिया महल बार में पहुंचा और वहां के स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछा। तब उन्होंने सारी बात बताई। बाप की तो हालत खराब हो गई। वो रोता रोता सबसे नजदीक के कोलाबा पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इसाक बागवान थे। वो समद खान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जैसे उन्होंने समद खान और उस लड़की के बारे में सुना तो तत्काल खड़े हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि आखिर वो उस लड़की को लेकर कहाँ गया होगा। वो तत्काल अपनी टीम को लेकर उस फ्लैट में पहुंचे जहां समद उस लड़की को लेकर गया था। जब पुलिस की टीम रूम के अंदर पहुंची वो लड़की एक कोने में रोती हुई पुलिस को मिली। पुलिस ने उस लड़की को तत्काल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद समद और उसके साथी अंजुम को अरेस्ट कर लिया गया। समद ने भी अपनी अरेस्टिंग का कोई विरोध नहीं किया और सीधे सीधे सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस और कानून उसकी जेब में है। कुछ ही दिनों में वो आसानी से छूट जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उस लड़की के पिता ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया और ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज कराई। समद खान दोबारा आजाद हो गया। जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं थी तो मिस्टर इसाक बागवान भी उसे जेल में नहीं रख सकते थे। लड़के और उसके पिता ने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया और कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई, इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। समद खान जब जेल गया तो उसने वहां भी अपने लिए 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं अरेंज कर ली। ये बात साल 1983 और 84 के समय की है, जिस समय समद मुंबई की सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि जेल में दाऊद इब्राहिम के भी बहुत सारे आदमी मौजूद हैं। उसके और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच अच्छी खासी दुश्मनी चलती थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसी जेल में रहा और इस जेल को अपने कंट्रोल में लेने लगा। उसने जेल स्टाफ के साथ मिलकर कुछ ऐसी सेटिंग बनाई कि उसे जेल में ही 5 स्टार होटल की सुविधा मिलने लगी। जेल के कमरे में उसे नहाने का गर्म पानी मिलता था, खाने के लिए मनपसंद फेवरेट चिकन बिरयानी मिलती थी, मनोरंजन के लिए टीवी मिलता था और जेल के भीतर ही रहकर वो अपना वसूली का रैकेट भी चलाता था।
आगे चलकर वो जेल में अपना दरबार लगाने लगा। जिस मामले में वो अंदर गया था उस मामले के 2 चश्मदीद गवाह थे। यही 2 गवाह उसकी जेल से निकलने की चाबी भी थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि पासपोर्ट एजेंट राजा सिंह ठाकुर के मर्डर का आरोप समद खान पर लगा था। इस मामले के 2 आई विटनेस थे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन। समद खान ने इन दोनों विटनेस को एक बार अपने दरबार में बुलवाया। जेल में मौजूद समद खान के दरबार में जब ये दोनों पहुंचे तो समद ने उन दोनों के कपड़े उतरवाकर उन्हें नंगा कर दिया और जेल के नाई को बुलवाकर उन दोनों के सिर मुड़वा दिए, दाढ़ी मूछ भी कटवा दी। इतना ही नहीं, आंखों के ऊपर की आईब्रो भी कटवा दी। इसके बाद उसने सीधे सीधे दोनों आई विटनेस से कहा कि अगर तुमने इसके बाद भी अदालत में जाकर मेरे खिलाफ गवाही देने की गलती की तो अगली बार ये उस तरह तुम्हारी गर्दन पर चलेगा। आगे चलकर ये दोनों गवाह कभी भी गवाही देने अदालत पहुंचे ही नहीं। अदालत इंतजार ही करती रह गई। फाइनली इस मामले में समद खान को अदालत ने बरी कर दिया। इसके साथ ही समद खान पर 2 बार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA भी लगा, लेकिन इसके कनेक्शन इतने जबरदस्त थे कि वो NSA कानून से भी बच गया। वो इतना शातिर था कि कानून को चकमा देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती थी और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाकर अदालत में पेश करती थी, लेकिन वो किसी न किसी लूप होल का फायदा उठाकर कानून की सजा से बच जाता था। समद खान इतना घटिया आदमी था कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। शिल्पा जवेदी समद खान से प्रेम करती थी। वो एक बहुत अच्छी कार ड्राइवर थी। साल 1983 में पुलिस समद खान को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही थी। समद खान सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। सिटी सिविल कोर्ट के ऑपोजिट रोड पर पुलिस की दूसरी टीम मौजूद थी जो एक अन्य मामले में उसे अरेस्ट करने के लिए आ रही थी। वो रोड के दूसरी तरफ मौजूद थी। समद को पुलिस की इस प्लानिंग के बारे में मालूम था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया। एक कार में शिल्पा भी उसी जगह मौजूद थी। उसने देखा कि पुलिस वाले समद को कोर्ट से बाहर लेकर आ रहे हैं। उसने तत्काल पूरी तेजी के साथ अपनी गाड़ी पुलिस टीम की तरफ दौड़ा दी। गाड़ी इतनी तेजी से आ रही थी कि पुलिस वाले अपनी जान बचाकर फुटपाथ की तरफ भाग निकले, लेकिन समद अकेला रोड पर खड़ा था। शिल्पा ने गाड़ी को स्टिक करते हुए समद खान के करीब लाकर रोक दिया। वो तत्काल कार के भीतर बैठ गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि पुलिस की टीम कुछ समझ ही नहीं पाई और शिल्पा वहां से अपनी कार लेकर फरार हो गई। वो इतनी अच्छी ड्राइवर थी कि उसने दोबारा पुलिस के सामने ही गाड़ी को यू टर्न किया और पुलिस टीम के सामने से गुजरती हुई बाकायदा हाथ हिलाते हुए ओके टाटा बाय बाय कहते हुए निकल गई। पुलिस की टीम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन पुलिस की टीम का ड्राइवर शिल्पा के मुकाबले कमजोर निकला। शिल्पा की इस ड्राइविंग स्किल से समद इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उससे शादी कर ली। दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन समद जैसे व्यक्ति से वफादारी की उम्मीद करना शिल्पा की बेवकूफ़ी साबित हुई। आगे चलकर उनके रिश्ते में दरार आ गई और फिर वो अलग अलग हो गई। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि इन तमाम मामलों का दाऊद इब्राहिम से क्या लेना देना। समद भी उसकी तरह अपराधी था तो अपराध करेगा ही। कोई भी क्रिमिनल दूसरे को तब तक नहीं छेड़ता जब तक कि वो दोनों एक दूसरे के रास्ते को क्रॉस न करें। समद खान भी एम्बिशियस हो गया था। उसे मुंबई का डॉन बनना था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को यह लगता था कि उसके भाई शब्बीर कास्कर की हत्या में समद का भी हाथ है, इसलिए वो समद को ठिकाने लगाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं करीम लाला का लिहाज करके दाऊद इब्राहिम सब्र किए हुए था। समद खान के क्रिमिनल नेचर से परेशान होकर करीम लाला ने हाजी मस्तान की सलाह पर पेपर में इंफॉर्मेशन निकलवाई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि करीम लाला का अब आगे से समद खान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसके अपराध से करीम लाला का कोई कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में समद को अब तक उसके चाचा करीम लाला के नाम का प्रिविलेज मिल रहा था, लेकिन अब उसके सिर से चाचा का प्रोटेक्शन हट चुका था। यानी दाऊद के लोग कभी भी समद को ठिकाने लगा सकते थे। दाऊद भी करीम लाला का काफी सम्मान किया करता था। समद खान ने अब दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना सही समझा। वो दाऊद से मिलने के लिए गया। उसने कहा कि शब्बीर कास्कर की हत्या में उसका कोई रोल नहीं है। उसने अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगी। दाऊद इसकी हिम्मत देखकर काफी इंप्रेस हुआ। कुल मिलाकर इन दोनों में एक सलाह हो गई, लेकिन समद खान अपने वादे पर कायम नहीं रह सका। ठीक दूसरे दिन दौड़ का भाई नूरा एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। समद खान भी वहीं पहुंच गया। वो भी इस बार में जाकर बैठ गया। तभी उसे किसी ने आकर यह खबर दी कि दाऊद का भाई नूरा उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है। इस बात पर समद को काफी गुस्सा आ गया और उसने नूरा को मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो लगभग मर ही गया था। जब दाऊद ने इस बात को सुना तो उसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन दाऊद ने उसे उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दाऊद के मास्टरमाइंड ब्रेड में अब समद खान को फुल प्रूफ तरीके से ठिकाने लगाने का प्लान बनने लगा था। यह घटना 4 अक्टूबर साल 1984 की है। समद खान अपना सिक्का नगर वाले घर में बॉडीगार्ड के साथ मौजूद था। उसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा था और सिगरेट पी रहा था। सिगरेट का कश लगाते हुए वो अपने घर से बाहर निकला और लिफ्ट में सवार हो गया।
लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सामने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और उसका भाई खड़ा हुआ था। सभी के हाथ में बंदूकें थी। उन लोगों ने समद को देखा और सीधा उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने समद के मरने तक उसके ऊपर गोलियां चलाई। इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। अपने भतीजे की मौत के बारे में जब करीम लाला को पता लगा तो वो काफी दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। जब समद खान का जनाजा निकला तो उसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुंबई पुलिस के लिए समस्या थी दाऊद को ढूंढना, लेकिन दाऊद इब्राहिम तो पुलिस की पकड़ से दूर जा चुका था। ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के बिगड़े नवाब समद खान की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप समद खान के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।